हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? ज़रूर से ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए हम भी ज़ोर शोर से शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं एलर्जी ऑफ व्हाट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो इससे पहले का हमने प्रीवियस देखिए सारा हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझा है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट दी एलर्जीज। ओके, सो when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है ना, तो कुछ लोगों को क्या होती है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी बॉडी ओवर सेंसिटिव होती है इन कुछ एलर्जेंस के लिए। ओके, एलर्जेंस मतलब क्या, जो एलर्जी कॉज करें, जैसे कि पोलन ग्रेन, जैसे कि माइट्स। ओके, द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी। ओके, मतलब हमारा देखो बाहर से कोई पैथोजन है तो हमारा इम्यून इसके लिए एक रिस्पॉन्स देता है, हमारा इम्यून सिस्टम, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। बट कई बार वो ओवर रिस्पॉन्स देता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दे देता है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द एलर्जी। The substance to which such an immune system is produced is called the allergen. Immune response is produced is called the allergen. The antibodies produced to these are of IgE. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, IgE एलर्जी में इन्वॉल्व होती है। तो IgE के वजह से ही एक एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर लाइक माइट इन डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, है ना, एनिमल के फर इसके थ्रू भी होती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, लाइक स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। अब होता क्या है ना, ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता देती हूँ यहाँ पे क्या होती है, कौन सी होती है, या तो मास्ट सेल या समटाइम बेसोफिल्स यू कैन कंसिडर। इनके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgE, है ना, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जब कोई एलर्जन आता है। ठीक है, ये कोई एलर्जन आया, चाहो तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सो ये क्या है, एलर्जन। जैसे ही ये एलर्जन इस IgE पे बाइंड होता है, इस IgE पे बाइंड होने से ही इसमें एक रिस्पॉन्स जाता है, किसमें, बेसोफिल में। और उसके रिस्पॉन्स पे बेसोफिल क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज़ करती है। क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज़ करती है। कौन कौन से होते हैं वो केमिकल, होते हैं लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं, रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, बेसोफिल, ये दोनों ही, सॉरी बेसोफिल नहीं, आई एम सो सॉरी। ठीक है, बेसोफिल नहीं, इओसिनोफिल, सॉरी। ठीक है, बेसोफिल भी होता है एलर्जिक में कहीं ना कहीं, बट मेनली इओसिनोफिल, है ना, ध्यान रखना। For determine the cause of allergy, the patient is exposed or injected with small doses of possible allergen and the reaction is studied. जब किसी पेशेंट पे हमें एलर्जी टेस्ट करना होता है कि भाई किसके अगेंस्ट उसको एलर्जी है, तो हमें वो टेस्ट करने होते हैं अलग अलग एलर्जन से, और जिसमें भी वो रिस्पॉन्स देगा पेशेंट, हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट इस पर्टिकुलर मटीरियल के लिए एलर्जी क्रिएट कर रहा है। The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroid quickly reduce the symptom of allergy. Somehow, modern day lifestyle had resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from the allergy and asthma due to the sensitivity or to the environment. ठीक है, अभी हमारा क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता जा रहा है, तो हमें ये एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, क्योंकि क्या है, चिल्ड्रन दे आर लाइक ना, उन्हें बहुत क्लीन से एनवायरनमेंट में रखा जाता है, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है अर्ली लाइफ में, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, एंड लेटर व्हेन दे आर एक्सपोज टू एक्चुअल एनवायरनमेंट दे फेस प्रॉब्लम, एंड देन उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब मैं आपको अभी यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ, खुद की सेल को ही मारना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दे आर अटैकिंग ऑन सेल्फ सेल, मतलब क्या, जो
सोल्जर्स हैं, जो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फाइटिंग एजेंट्स है, वो खुद की ही सेल को मारना शुरू कर देते हैं। यानी दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। समझे? तो यहाँ पे बात करते हैं, मेमोरी बेस्ड रिक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल्फ सेल, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअली इट इज़ एबल टू discriminate in between self and non-self, right? While we still do not understand the basis of this, the two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as the foreign organism. Most of the experimental immunological deals with this aspect. Two, sometimes due to the genetic and other unknown reason, the body attacks a self cell. This results in damage to the body and is called the autoimmune disease, है ना। वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही है और वो खुद की सेल को ही एज अ फॉरेन सेल समझकर उसको भी किल करना शुरू कर देती है। लाइक एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इन एन ऑटोइम्यून डिजीज़। इसमें क्या होती है, जॉइंट्स पे अटैक करते हैं तो जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। ठीक है बेटा, तो बस आपको यहाँ पे तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस पे बन सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जाम्पल के ऊपर बन सकता है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो ऑब्वियसली किसी सिस्टम की वजह से हो रही है। वो इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, cells and soluble molecule like antibodies. ठीक है, as you have read, immune system is unique in sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. इन सब में immune system एक important role play करता है। okay? अब इम्यून सिस्टम में हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है, हम लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ओके, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ना, ये दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। वन इज़ दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, अनदर इज़ दी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, अब प्राइमरी की बात करते हैं। सो दीज आर द ऑर्गन वे ओरिजिन एंड मैचुरेशन एज वेल एज द प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, है ना। मतलब आप इसको मैं बोल सकती हूँ, इट इज़ लाइक अ होम और स्कूल जहाँ पे क्या हो रहा है, उसका ओरिजिन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है एंड प्रोलिफरेशन, वो बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है ना। तो होम एंड स्कूल में यही हो रहा है ना, हमारा ओरिजिन होता है, फिर हम मेच्योर भी हो रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे हैं, मैचुरेशन भी हो रहा है एंड प्रोलिफरेशन यानी कि हमारी ग्रोथ भी हो रही है। एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है ना। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। तो कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाता है, वन इज़ द बोन मैरो एंड अनदर इज़ द थाइमस। दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, वेयर immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes। मतलब कि डेवलप हो रही है, बन रही है, सारी चीज़ें सीख रही है। एक होता है ना कि हम होम में या स्कूल में एवरीथिंग वी लर्न, अभी हम फाइट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मेच्योर हो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम प्रोलिफरेट हो रहे हैं। समझे ना। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब क्या होता है यहाँ बोन मैरो और थाइमस में, तो ध्यान रखना, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो वहाँ पे प्रोड्यूस भी होती हैं और वहीं पर ही मैच्योर होती है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो है ना, वो ओरिजिन तो बोन मैरो में होता है, प्रोड्यूस तो यहीं पे होती है, फिर ये माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है, थाइमस में, और थाइमस में इसका फर्दर मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन, वो सब कुछ थाइमस में होता है। तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होती है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में होती है। ये दोनों ही बी एंड टी लिम्फोसाइट माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चली जाती है। माइग्रेट कैसे करेगी, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है ना, ब्लड की हेल्प से ये माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसको मैं जनरली बताती हूँ क्या, इट इज़ दी लड़ाई का मैदान। मतलब कि अब क्या हुई, ये सारी मैच्योर हो चुकी है, सब सीख चुकी है, अब ये फाइटिंग बैटल जो है वहाँ पे आई, और बैटल फील्ड जो है, मतलब बैटल फील्ड जो है वहाँ पर आए, और वहाँ आके अब ये एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनके साथ फाइट करेंगे। तो जो ऑर्गन्स है जहाँ पे फाइटिंग होती है, उन सबको हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ओके, तो एक
ओके, तो चलिए क्या बोल रहे हैं। सो लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे पैचेस होते हैं, एंड अपेंडिक्स। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आपको सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम पता होने चाहिए। ओके बेटा, the secondary lymphoid organ provide the site for the interaction of lymphocyte with the antigen, as I told you, लड़ाई का मैदान, which then proliferate to become the effector cell। अब टी सेल के लिए बात कर रहे हैं, बेसिकली हम टी सेल के लिए बात कर रहे हैं कि टी सेल जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आती है तो वहाँ आके वो क्या बनाती है? इफेक्टर सेल बनाती है। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट अब इफेक्टर सेल में क्या है? ये किस में डिफरेंशिएट हो जाती है? टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, इनमें डिफ्रेंशिएट हो जाती है, एंड नाउ दे इंटरैक्ट और दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज शोन इन दिस। ओके, जैसे कि अगर हम लिम्फ नोड की, जैसे कि थाइमस ध्यान रखना, यह सेंटर में होता है। लिम्फेटिक वेसल्स पूरी बॉडी में रहेंगी, पूरी बॉडी में, जैसे कि पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स स्प्रेड होती है, ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स होती है। एंड लिम्फ नोड्स एक सर्टेन नोडल लाइक एरिया है, इट्स लाइक दिस, मतलब कि ऐसा आ रही है लिम्फ वेसल्स और एक नोडल एरिया बनाया, ऐसा है ना। इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड, जो एक सर्टेन लोकेशन पे होते हैं। अभी बात करते हैं, तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, है ना। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं। Then the thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone, मतलब कि sternum and breastbone के नीचे की तरफ present होता है। The thymus is quite large at the time of birth, but keep reducing in size with age, and by the time puberty it reduce a very small size, है ना, बहुत छोटे size का हो जाता है। Both bone marrow and thymus provide micro environment for the development of maturation of T lymphocytes। ध्यान रखना, यहाँ पे अभी mature हो रही है। The spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains the lymphocytes and the phagocytes. It acts as a filter of blood by trapping the blood-borne microorganism। अब देखिए होता कैसा है ना स्प्लीन, इट्स लाइक अ दिस वन, मतलब अगर मैं एक स्प्लीन की स्ट्रक्चर बनाऊँ, इट इज़ लाइक दिस वन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ब्लड यहाँ पे अंदर आता है, तो दिस इज़ ब्लड जो आ रहा है, अंदर ट्रैवल हो रहा है ना। इसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? ऐसे ऐसे मैं अगर दिखा दूँ तो टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी क्या है? इट इज़ टी लिम्फोसाइट्स विच इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फैगोसाइट्स। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है ना, फैगोसाइट्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस वन एरिया, लिम्फो एंड फैगो। ओके, अब होता क्या है? जैसे ही इसके अंदर जो पैथोजन है वो होते हैं, तो ये लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट उसे ट्रैप कर लेती है और उन पैथोजन्स को किल कर देती है। क्या करती है? उन पैथोजन्स को किल कर देती है। ध्यान रखना, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह से ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर फॉर व्हाट? पैथोजन। तो पैथोजन फिल्टर्ड आउट हो जाती है, जिसको लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय टैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन ऑल्सो एक्ट एज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसीज का रिजर्वायर भी है। यहाँ पे आरबीसीज की लाइस होकर आरबीसीज यहीं पे आकर, मतलब इट्स लाइक अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, सारी लाइज्ड आरबीसीज यहीं पे आती हैं। ओके, आरबीसीज लाइसिस, अब ध्यान रखना, दो जगह आपको मिलता है, एक तो होता है लिवर में और दूसरा होता है स्प्लीन का। ओके, दोनों में ही रेड कलर इस वजह से ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ द आरबीसी लाइसिस। तो इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, या इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। Now the lymph node, अब next structure, they are the small solid structure located at different points along the lymphatic system. Lymph node serves to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid. अब के बार क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी स्मार्ट, वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं हम ब्लड को एस्केप होके क्यों ना हम लिम्फ के अंदर चले जाएं। लिम्फ अब पता होना चाहिए आपको, क्या है लिम्फ? जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है तो उसमें से कुछ ब्लड बाहर ऐसे स्क्वीज़ आउट हो जाता है। ओके, ठीक है, ये स्क्वीज़ आउट जो है ये अब दूसरी वेसल्स में फ्लो होने लगता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो अब क्या होता है? एंटीजन कई बार इसको स्किप करके लिम्फ में चला जाता है, सोचता है कि वहाँ जाके मैं प्रोटेक्ट रहूँगा।
बट लिम्फ जो लिम्फ कहाँ पे फ्लो होएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में। ये भी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स की जैसे ही इसकी वेसल्स स्प्रेड होती है, तो पूरे लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जगह 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 क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, दे आर द लाइक दिस वन। अब यहाँ से जब लिम्फ ट्रैवल करके आ रहा है एंड सपोज इसमें कोई एंटीजन भी है, तो यहाँ पे जो फैगोसाइट्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं, इन्हें ट्रैप करती हैं और इन्हें किल कर देती है, ठीक है, ट्रैप दी एंटीजन एंड किल दैम। सो दिस इज़ हाउ ये जो स्केप हुए ब्लड से वो यहाँ पे भी ट्रैप होके मारे जाते हैं। सो विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन टिश्यू फ्लूइड मालूम है, टिश्यू फ्लूइड भी देखिए ब्लड वेसल्स है, ये कहाँ प्रेजेंट है, टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट है। जो शुरू में ये फ्लूइड निकलता है तो टिश्यूज़ के बीच में निकलता है, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। एंड जब ये एक लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है देन दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। So antigen trap in the lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause the immune response. समझ में आया? ये lymph nodes कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइक आर्म पिट्स में, ग्रोइन रीजन में, वहाँ पे lymph nodes प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So there is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts like respiratory, digestive, urinogenital tract, जहाँ पे किसकी लाइनिंग होती है, म्यूकोजल एसोसिएटेड lymphoid tissue MALT. It constitute around 50% of lymphoid tissue in human body. ध्यान रखना, it also act as a secondary lymphoid tissue जहाँ पर भी एंटीजन इंटरेक्शन होता है। ये कहाँ, मेजर जितने भी ट्रैक्ट्स हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, इन ट्रैक्ट्स में। तो समझ में आया, लिम्फेटिक मतलब लिम्फ और लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं एड्स, चलिए एड्स और पढ़ लेते हैं हम साथ में। तो क्या बोल रहा है, द वर्ड्स एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. It is a syndrome, means a group of symptoms. मतलब देखिए इम्यून सिस्टम वीक होता है तो बहुत सारे पैथोजेंस अटैक करने लगते हैं, फिर एक डिजीज़ नहीं होती, इट इज़ अ मल्टीपल डिजीज टेक्स प्लेस, दैट्स वाई इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सिंड्रोम, नॉट अ डिजीज़. AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons को ये kill कर चुका है, okay. So AIDS is caused by human immunodeficiency virus, याद रखना वायरस का नाम, a member of a group of virus, retrovirus. अभी रेट्रोवायरस की क्या खासियत होती है, रेट्रोवायरस की खासियत क्या होती है, ध्यान रखना, इसके पास एक तो आरएनए जीनोम होता है इसका, और दूसरे पास इसके पास आरटी एंजाइम होता है. आरटी एंजाइम मतलब क्या, क्या फुल फॉर्म है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब क्या, इट कैन डू, आरएनए से डीएनए बना सकता है. जनरली हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, बट ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, मतलब आरएनए से डीएनए, और जो डीएनए बनता है वो सीडीएनए बनता है, तो आरएनए से डीएनए बना सकता है, ठीक है ना. विच हैज़ एन एनवलप एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम. ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, अब कैसे कैसे हो सकता है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट. एक ध्यान रखना, मतलब इसको कोई बॉडी फ्लूइड्स में जैसी एंट्री मिलेगी इस वायरस को तो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा. तो ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड, मान लो एक पर्सन है उसका कंटामिनेटेड ब्लड है, एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड है, उसको हमने दूसरे हेल्दी पर्सन में डाल दिया. बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र, जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उसमें बहुत सारे ड्रग एब्यूज़र एक ही नीडल से सब ले लेते हैं, तो मान लो किसी एक को अगर एचआईवी है तो सबको स्प्रेड हो जाता है. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, दैट ऑल्सो कैन बी ऑकर. सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो जो सेक्स वर्कर होते हैं उन्हें ज़्यादा चांस है, जो ड्रग अडिक्ट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस हैं, हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली यानी वेन के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू जो लेते हैं, एंड इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर. ऐसे लोगों को एड्स होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है.
ओके आगे यहाँ सीधा ले लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट. इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू दी बॉडी फ्लूइड्स. ध्यान रखना. ओके तो टच करने से एड्स नहीं स्प्रेड होता है, बॉडी फ्लूइड्स अगर चला गया तो स्प्रेड होगा. इट इज़ हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बींग दैट द एड्स और HIV इन्फेक्टेड पर्सनस आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी. उन्हें आइसोलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम. एक्चुअली प्रॉब्लम एड्स के साथ ये है कि इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स बहुत टाइम बाद जाके दिखते हैं, तो उसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है. दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ मंथ टू मैनी ईयर, यूजुअली 5 to 10 ईयर, मतलब कि उसके बाद जाके दिखाई देता है. ओके अब देखिए, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफाज. अभी देखिए इसको समझ लेते करता क्या है. तो देखिए ये आया रेट्रोवायरस, वायरस का ये RNA है ना. ये वायरस क्या कर रहा है, एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है. अब जनरली जिस सेल को इन्फेक्ट करता है वो कौन सी सेल है, इट इज़ दी मैक्रोफाज. अब क्या हुआ, मतलब कि जो फाइटिंग एजेंट है, जो फाइटर है, उस पर ही अटैक कर दिया, तो फिर तो इम्यूनिटी डाउन होगी ना, है ना. तो ये क्या करता है, अपना वायरल DNA को इस मैक्रोफाज के अंदर इंसर्ट करा देता है. करा दिया इंसर्ट, तो वायरल DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल. ये वायरल DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cDNA में. नाउ दिस वायरल DNA ये क्या होगा, होस्ट सेल के जीनोम में. तो यहाँ पे ये वायरल DNA, मान लो ये कोई एक वायरल DNA जो होस्ट सेल के जीनोम में ट्रांसफ़र हुआ. अब होस्ट की जब मशीनरी अपने आप को रेप्लिकेट करेगी अपने DNA को, ये भी रेप्लिकेट होने लग जाएगा और से बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यू वायरल RNA बनने शुरू हो जाएंगे. अभी DNA से RNA बनाएगा. सो न्यू वायरल RNA इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल. अभी पूरी ही मतलब ये पूरा ही मैक्रोफाज क्या है, इन्फेक्टेड है. अब एक तरह से इट इज़ एक्टिंग लाइक अ फैक्ट्री फॉर वायरस. ये वायरल RNA बनाने का काम कर रही है क्योंकि वो उसके न्यूक्लियस तक एंटर कर चुका है. अब ये वायरल RNA बना रही है. सारे वायरल RNA बनने के बाद ये वायरल RNA अपने चारों तरफ कैप्सिड कोटिंग करते हैं और न्यू वायरल RNA इज़ बीइंग रिलीज टू इन्फेक्ट एनी अदर सेल. समझ पाई. तो ये जनरली अटैक किस पे करता है, ये ध्यान रखना. इट अटैक्स ऑन मैक्रोफाजेस एंड टी हेल्पर सेल. ठीक है, टी हेल्पर सेल का तो ये प्रॉपर लाइसिस ही करता है. जब वहाँ से निकलता है तो उसको लाइस करके निकलता है. मैक्रोफाजेस में तो ये निकलता है और फिर किसी और एक्टोफाइज को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है. ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो जब टी हेल्पर सेल खुद ही मतलब वायरस के लिए काम करने लग गए, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो, तो फिर कैसे इम्यूनिटी, फिर तो इम्यूनिटी पूरा डाउन ही हो जाना है ना. तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं. चलिए आगे ले लेते हैं. सो after getting into the body of the person, the virus enter into the macrophages where RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. As I told you, समझ आ रहा है. अब मैं पढ़ूंगी तो शायद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. This viral DNA gets incorporate into the host cell DNA. अब host cell के DNA में घुस गया and direct the infected cell to produce virus particle. और अब host cell को बोल रहा है कि तुम virus particle बनाओ, तो उसके थ्रू खुद के particle बना रहा है. The macrophages continue to produce the virus and in this way act like a HIV factory. Now it is acting like a HIV factory. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocytes, replicates and produce progeny virus. The progeny virus released in the blood attack another helper T cell, this is repeated, leading to a progressive decrease in the number of T helper lymphocytes in the body of the infected person. है ना, तो healthy T lymphocytes तो बची नहीं. And during this period the person suffers from the bouts of fever, डायरिया, वेट लॉस, ये कुछ कुछ सिम्टम्स उसके पास आएंगे. ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई, इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. मतलब कि अब मल्टीपल डिजीज़ होने लगी. जिसके अगेंस्ट बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सकता है, इम्यूनिटी शो कर सकता है, वो भी डिजीज़ होने लग गई. मतलब कि एक बहुत छोटी सी डिजीज़ भी बहुत मैसिव होने लग गई बिकॉज इम्यूनिटी पूरा डाउन हो चुका है. द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडिफिशिएंट दैट ही शी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme link immunosorbent assay. ठीक है, ELISA टेस्ट किया जाता है. Treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective. They can only prolong the life of patient but cannot prevent death, which is the inevitable. है ना,
क्योंकि इम्यून सिस्टम तो डाउन हो चुका है, बस लाइफ को थोड़ा और बढ़ा सकता है, बट इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता। ओके, अब है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब एड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये हो ही ना। As AIDS has no cure, prevention is the best option. Yes. So, moreover, HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern, and it's not something that happen inadvertently, matlab like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patient, newborn में टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। मतलब ये तो हमें नहीं समझ में आएगा कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बट इसमें भी ऑब्वियसली हमारी नेग्लिजेंस, हमारी मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, एंड इट हैज़ बिन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो ये एड्स जो होता है ये इग्नोरेंस की वजह से होता है। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate the people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe from HIV, ensuring the use of only disposable needle and syringe in public and private hospital and clinic, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल जो पार्टनर्स होते हैं, जो सेक्स वर्कर होते हैं, उन्हें कॉन्डम यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है, सो दैट द थिंग्स विल नॉट इंट्रोड्यूस इनटू देयर बॉडी, मतलब HIV विल नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू देयर बॉडी, एंड कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some such steps taken up, है ना। आगे बात करते हैं। नाउ इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। सो एड्स और HIV इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय द सोसाइटी, मतलब उनको सेपरेट करने के बजाय दे नीड हेल्प एंड सिंपैथी। Unless society recognize it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of widespread of disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, हमें क्या क्या इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सो दैट हम इसकी HIV के स्प्रेड को स्टॉप कर सकें या उसको लिमिट कर सकें, राइट। तो समझ में आया एड्स का, ओके। जहाँ जहाँ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लाइक HIV की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना, ओके। फिर ये पूरा जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना किसको अफेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस एंड T हेल्पर सेल को अटैक करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारा एड्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर लेंगे एंड इसी के साथ ही हम ड्रग अब्यूज़ वाला पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कैंसर के टॉपिक के साथ। यहाँ तक का पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।